बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनफेक्ट और मैं हूं आमना ताहिर। अभी आम इंतखाबात की गर्द बैठी नहीं है तो सेनेट के इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई है। कौन से नए चेहरे सेनेट का हिस्सा बनेंगे, इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। लेकिन एक नाम बहुत नुमाया है और वो है फैसल वाडा का। दूसरी जानिब आपको बता दें कि पीटीआई की इत्तेहादी जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या बनी है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और आखिर में बात की जाएगी साबिक ISI फैज़ हमीद के भाई जो हैं नजफ़ हमीद की गिरफ़्तारी की, कि उसकी क्या वजह बनी है। और हमारे साथ हस्बे मामूल मौजूद हैं स्टूडियो में प्रोग्राम के एनालिस्ट अब्दुल मजीद साजिद साहब। साहब, सबसे पहले सेनेट के इलेक्शन से ही शुरू कर लेते हैं और फैसल वाडा साहब से शुरू करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो आज़ाद उम्मीदवार हैं और उनके साथ साथ मोहसिन नकवी भी यही कहते हैं और अनवारुल हक काकड़ भी यही कहते हैं। तो अगर वो आज़ाद उम्मीदवार हैं तो वो किसके उम्मीदवार हैं? वो कौन सी पार्टी के उम्मीदवार हैं? उस पार्टी का नाम बताएं, वो पार्टी को सामने लाएं जिनके आज़ाद उम्मीदवार हैं। ये इसको डिग आउट करने की कोशिश करें। चलें हज़रात, क्योंकि ये आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये इस पे इतनी मैं बात कर सकता हूँ। फैसल वाडा साहब की आपने बात की। फैसल वाडा साहब पता चला है कि जरदारी के मुंह बोले बेटे बन रहे हैं। अच्छा। MKM की वो दुआ हैं। आप कह लें मुस्तकबिल की पेशगोइयाँ करने वाला वो किरदार हैं। और इसी तरह आप कह लें कि वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। अच्छा, ये फैसल वाडा साहब की तारीफ है। एक तरफ बेटे हैं और एक तरफ आज़ाद हैं वो। जी, आज़ाद हैसियत के हामिल उम्मीदवार हैं, ऐसे शख्स हैं। अब ये देख लें कि इतने लोगों की वो के मुंह बोले बेटे भी बन रहे हैं और दुआएं भी लोग कर रहे हैं। यहाँ ये ज़हन में रखें कि वो MQM ही उनका कह लें प्रपोज भी करने वाले MQM में और सेकंड करने वाले भी जो उनके कागजात हैं ना इसके सेनेट के, वो MQM वाले। और रऊफ सिद्दीकी ने कहा है कि मेरी दुआ है कि फैसल वाडा जो है वो MQM की तरफ से जो है ना वो इलेक्शन लड़े। ऐसा करैक्टर हैं। और समझ आया अब जाके कि पहले तो समझ रहे थे मोहसिन नकवी ही बेटे हैं, एक उनके मुंह बोले, एक बिलावल भुट्टो हैं, तो उसके बाद फिर था कि वो मोहसिन नकवी जरदारी साहब के बेटे हैं। अब पता चला कि वो फैसल वाडा भी उनके बेटे हैं जी। अनवारुल हक काकड़ साहब रह गए। जरदारी साहब उनको बेटा भी बना सकते हैं, मेरे ख्याल उम्र में इतना तो फ़र्क होगा, या भाई करार दे दें, फिर छोटा भाई इस तरह का उनको भी करार दे दें, तो ये एक तरह का एक पूल बन जाएगा। अच्छा, लेकिन वो कारकर्दगी देखनी पड़ेगी ना, फिर उसके बाद ही शायद हो सकता है बेटा बनाए। हाँ, फिर वो पता नहीं उनके यहाँ क्या मेरिट है जिनको वो बेटा करार देते हैं। ये जरदारी साहब ही बेहतर बता सकते हैं। असल मसले की तरफ हम आते हैं कि जो फैसल वाडा जैसे करैक्टर हैं, मोहसिन नकवी साहब जैसे किरदार हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब जैसे जो रोल हैं, ये क्या हैं, ये कौन ऑपरेट करता है इनको, और ये क्यों इतना इनको करके निगरान सेटअप में ला के और फिर पूरी तरह एक्सपोज करके अगले सेटअप में भी इंडक्ट कर रहे हैं जी। ये एक तरह का सिस्टम भी इससे एक्सपोज होता है, ये लोग भी एक्सपोज होते हैं कि ये किनके हैं। ये इस हद तक ओपन शट सीक्रेट कोई ठीक नहीं है। इससे सवालात जन्म लेते हैं कि ये लोग जो हैं इनको कोई इनकी बैक करने वाले जो है ना वो कोई और लोग हैं। सीधी सीधी बात है कि एस्टेब्लिशमेंट के ये चहेते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार हैं। ये वाज़ेह सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। अब वाडा साहब इससे पहले जो कर रहे थे, या नकवी साहब का एक इससे पहले नहीं, चूंकि सियासत में अमल दखल नहीं था निगरान सेटअप से जी। इससे पहले अनवारुल हक काकड़ साहब तो पहले भी सेनेटर थे। पहले वो उस बलोचिस्तान हुकूमत में भी रहे, तर्जमान भी रहे बलोचिस्तान हुकूमत के पहले जाके नवाज शरीफ दौर में। तो फिर मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के अफराद ही हैं ये, और उन्होंने ही ये अपनी अपनी जगह पे फिट किए हुए थे। अब ढकी छुपी बात नहीं रही। अब फैसल वाडा साहब जो बोलते रहे, फिर अब इनका ये भी देखना पड़ेगा ना, जो करते रहे, मोहसिन नकवी साहब जो करते रहे, काकड़ साहब जो करते रहे बतौर निगरान वजीर आज़म, फिर सवाल ये उठता है कि फिर ये भी उन लोगों के ही कह लें इशारों पे करते रहें, या उनकी बैक तो है बहरहाल
अगर हम इस तरह का कोई एविडेंस होता नहीं इस टाइप का कि हम ये नहीं कहते कि उनके इशारों पे कर रहे थे, तो इनकी बैक तो ये थी। अब इस कंपटीशन के दौर में आज़ाद उम्मीदवार सेनेट के इतने मजबूत लोग जो निगरान सेटअप में भी रहे हों और अब भी वो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं और उनको हर बंदा हाथों हाथ भी लेना चाह रहे हो, है ना, हॉट केक हैं, और उनको उनके खरीदार भी हैं, उनके लिए दुआएं भी की जा रही हैं, उनको बेटा भी बनाया जा रहा है और उनको सारी पार्टियों की पीटीआई के अलावा सपोर्ट भी है। वो कहते हैं हम वोट भी करेंगे। बड़ा मोहसिन साहब भी यही कहते हैं। बड़ा अजीबो गरीब है मामला कि मैं बेशक आजाद हूं लेकिन मुझे सपोर्ट पूरी पार्टीज की है। बस तो फिर आजाद क्यों हैं? इसका मतलब फिर इनसे कोई और काम भी लिया जाएगा, आने वाले दौर में लेना होगा। भाई ये इनके ऊपर किसी पार्टी की छाप नहीं लगवाना चाह रहे होंगे, कहीं जरूरत पड़ी तो इनमें से कोई जो है किसी और वजारत के लिए वो बना लिया जाएगा कि आजाद हैं और हमें न्यूट्रल को बंदा चाहिए, और इनको भी कहीं खपा लिया जाएगा। सेनेटर बनने दें इनको। अच्छा। मोहसिन नकवी साहब को मिल गई वजारत तो इनको सेनेटर बनने देंगे, ये दोनों कोई दो वजीर होंगे। आप इसको भी समझ लें, आज ही की एक पेशगोई वाडा साहब की तरह हमारी भी पेशगोई ले लें। आप भी करते हैं वैसे पेशगोई? बस वो मैं वाडा तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल ये है कि कुछ ना कुछ जो हमारा तज्जिया कह सकते हैं। चलिए, अब आपने पेशगोई की बात की ही है, आप खुद भी करते हैं, इसलिए आपको फैसल वाडा साहब की भी पता है। उनकी पहले भी काफ़ी प्रेडिक्शंस वैसे सही साबित हुई हैं। उन्होंने एक और भी किया है मरियम नवाज़ के हवाले से कि बुज़दार 2 वो करार पाएंगी आगे। बुज़दार 2 का उन्होंने नाम दिया है मरियम साहबा को। उनकी फुर्तियाँ देख के शायद वो इतनी मुतहरिक हैं कि बुज़दार 2 की तरह क्यों साहिब साहब आखिर बुज़दार 2 ही क्यों कहा गया? मोहसिन नकवी 2 कह सकते थे, वो शहबाज शरीफ साहब 2 कह सकते थे। वाडा साहब ऐसी शख्सियत हैं कि वो आने वाले वक्तों में सबसे ज्यादा जो तारीफ कर रहे होंगे ना मरियम की, उनमें से एक होंगे। या पेशन कोई कर जी, मैं आपको बता रहा हूँ, वाडा साहब से कोई बैद नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये है, अभी इससे समझ लें वो सेनेटर के उम्मीदवार हो गए, अब कहीं फैसला चेंज ना हो जाए तो उस वक्त तक आप ये समझ लें कि उनको नवाज शरीफ में भी बुराइयां नहीं नजर आएंगी, शहबाज शरीफ में भी नहीं नजर, जो वो बोल रहे हैं। मरियम नवाज में बुराइयां नहीं नजर आएंगी। वो पीपल्स पार्टी के तो मुंह बोले बेटे बन गए जरदारी साहब के, और एमकेएम उनके क्या लें, उनको प्रपोज भी कर रहे हैं, उनको सेकंड भी कर रहे हैं। उन्होंने कागजात उनके क्या लें भरे हैं। पीटीआई के तो रहनुमा रह चुके हैं पहले, तो पीटीआई के वो पहले रह चुके हैं। ये अब एक सारी सूरत हाल को देख के अब उन्होंने वोट भी लेना है, तो ये मरियम नवाज को के बड़े फैन होंगे और कहेंगे कोई कुछ वक्त के बाद के बेहतरीन काम कर रही हैं। ये वाहिद फैसल वाडे ही होंगे जिन्होंने मरियम नवाज को बेहतरीन वजीर आला करार देना है। अच्छा। और फुर्तियों से नहीं वो कह रहे। उस्मान बुज़दार तो बोलते ही नहीं थे, उस्मान बुज़दार तो बात ही नहीं करते थे, फुर्तियों से क्या वो हिलते ही नहीं थे। और वो तो साइन भी पूछ के करते थे फाइलों पे, या ब्यूरोक्रेसी में ये था कि वो उनको तो साइन भी पढ़नी नहीं आती फाइलें, साइन तो कर ही लेते हैं। तो वो बुज़दार 2 कैसे हो सकती हैं? वो तो अच्छी भली काम कर रही हैं। इस बात हो सकती है कि वो एक्टिव बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटीज के ऊपर भी तो सारी तरफ तनकीद की जा रही है ना। वो जहां जाती हैं कैमरामैन सबसे पहले पहुंच जाता है। तो वज़ीर आला के साथ होता है, वो होता है, लेकिन वो पहले ही होता है ना, वहां पर पहले ही होता है। फिर ये जा रही होती है, एंटर होती हैं, कल जेल में गई हैं, वहां पर बैठ के उन्होंने इफ्तारी की है, लोगों को समोसे पकोड़े ये सब कुछ फराहम किया है उन्होंने साथ बैठ के। जी, तो जूता भी पकड़ा है जी, यही बात आप कह रहे हैं। लेकिन आप ये बताएं कि ये जो तनकीद है इसको आप किस नजर से देखते हैं? कि आप ये समझते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है? नहीं, अब एक तो मरियम ज़ाहिर है कदरे जो जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, इनमें तो कम उम्र हैं। कहीं ना कहीं वो हालांकि मतलब सीनियर लेडी हैं हमारी, लेकिन वो बहरहाल किसी न किसी हद तक नौजवानों की नुमाइंदा समझती हैं अपने आप को। और नौजवान का एक ट्रेंड आपको पता ही है, उसको भी बीट करना है या कम्पीट करना है या लेवल करना है। तो नून को पंजाब में एक चैलेंज भी बहुत है कि इन्हें डिलीवर करना है, यहाँ पर रिलीफ देना है, लोगों को काम करके दिखाना है। तो वो हर जगह जा रही हैं। तो ये वैसे तो एक अच्छी अलामत है, एक एक्टिव होने की क्या लें अलामत है कि वो बहुत जो है ना मुस्तैदी से, होशियारी से
और आपने भी वैसे रेकमेंड किया था कि वो जॉगर्स पहने ताकि वो ज्यादा मुतहर्रिक भाग रही हैं ना। हाँ। तो चल रही हैं वो, शायद हमारी बात सुन ली उन्होंने, तो वो इसलिए वो देखें वो हर जगह जा भी रही, ये करना भी पड़ना है उनको। इस लिहाज से मरियम नवाज पंजाब की बेहतरीन चॉइस हैं नून लीग के लिए। उनकी जो लाट है इस वक्त उसमें ज़ाहिर हमजा हैं, और सियासत में तो इस लिहाज से तो मरियम बेहतर करेंगी, एक्टिव हैं, और वो देखें हर जगह जा रही हैं, दौरे कर रही हैं। तो देखें एक अच्छी बात है, इस पे तनकीद हो रही है एक खास हल्के से। वो ये कह रहे हैं कि वो एक्टिव क्यों हैं, वो क्यों हर जगह जा रही हैं। जब मरियम जाएंगी, सीएम है ना वो, नवाज शरीफ की बेटी ही नहीं है, वो सीएम है पंजाब की, वहाँ सिक्योरिटी भी होगी, सीएम की सिक्योरिटी होती है, कैमरामैन भी होंगे, और कैमरामैन रखना या होना कोई बुरी बात नहीं है, बाकी भी सारे रखते हैं। आसिफ जरदारी साहब आर्मी चीफ साहब उसमें मीर अली में जो जवान शहीद हुए उनके नमाज़े जनाजा में थे, तो एक सरकारी सा काम है, वो कैप्चर किया गया है, उनकी फुटेज बनी है, उनकी एक फोटो चल रही है, एक मैयत को उन्होंने कंधा दिया हुआ है आर्मी चीफ ने भी, जरदारी साहब ने। ये मैसेज देना ना, ये तो अब दुनिया को भी बताना और कि ये एक्टिविटीज हो रही हैं, तो कोई इसमें बुराई नहीं है। कोई इसके अलावा कुछ सियासी बात हो सकती है कि मरियम सियासी तौर पे ये गलत कर रही हैं, ये ठीक कर रही हैं, बाकी ये ज़रूरत है, इसका कोई ऐसा मसला नहीं। चले, आज़ाद उम्मीदवार भी हमने देख लिए हैं कि कौन कौन आ गया है, निगरान हुकूमत से ही आए हैं लोग, वो ही आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। लेकिन पीटीआई ने जिनको सेनेट के टिकट दिए हैं उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर वो 9 मई में मुलविस भी नाम है वो, और उनके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं, कुछ वो रूपोश भी हैं। तो साहिब साहब ये क्या पैगाम दिया जा रहा है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। ये इससे पहले भी जब अली अमीन गंडापुर का इंतखाब हुआ था ना, नवाज शरीफ ने नाम फाइनल कर लिया जब जी, तो उस वक्त ये एक मैसेज आ गया था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मज़ाहमती सियासत करना चाहते हैं, ये वाजे हो गया था। वो अलग बात है, इसी में फिर हम इस बात पे आ जाते हैं, आप मुझे याद कराइएगा कि वो अलग बात है कि खान साहब बीच बीच में अपना थोड़ा सा ठंडे होने का भी और नरम होने का भी मैसेज दे रहे हैं और पहुंचा रहे हैं जहां उन्हें पहुंचाना है जी। बिल्कुल क्लियर, ये नोट फरमा लें। दोनों तरह की ये खान साहब अब सियासत कर रहे हैं, मफाहमती भी एक तरफ और मज़ाहमती भी जी। अब ये जो इंतखाब हैं वो कर रहे हैं, और जो ये यहाँ पे ला रहे हैं सेनेट के लिए भी, जो मुराद सईद, अब वो रूपोश भी हैं, उनका पता ही नहीं है वो कहाँ पे हैं जी। तो वो उनको क्या इलेक्शन कमीशन इजाज़त देगा कि वो पेश ही ना अगर हों, और उनके कागजात के ऊपर उनके ऊपर केसेस भी हों, तो कागजात पे क्या कोई एतराज़ भी लग सकता है या नहीं जी। वो कि इसका पीटीआई ने बंदोबस्त किया है, कवरिंग कैंडिडेट दिए हैं। मेरे ही दोस्त हैं मुराद सईद के कवरिंग कैंडिडेट अजहर मशवानी, अच्छा, वो उनके कैंडिडेट हैं। इसी तरह औरों के भी, जुल्फी बुखारी के भी कवरिंग कैंडिडेट दिए हैं, और भी इसी तरह जो बाहर हैं या रूपोश हैं या गिरफ्तार हैं, उनके कवरिंग कैंडिडेट दिए हैं। पीटीआई ने ये अक्लमंदी का पहली दफ़ा मुजाहरा किया है कि बंदोबस्त किया है, माजी के फैसलों की तरह नहीं कि उनको बल्ला भी ना मिले, हाँ जी, और जो है ना वो भी जो नहीं है, मुख्तलिफ पार्टियों में जाने का एक पूरा सिलसिला शुरू हुआ, एक से दूसरी में, तीसरी चौथी पे जाके, बल्कि 5वीं जाके उन्होंने मंजिल जो है ना वो तलाश की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उस पे भी लड़ रहे हैं आपस में। तो ये कह लें एक अच्छा फैसला किया। हाँ। अब इसमें सनम जावेद को जैसे टिकट दिया, अब ये मज़ाहमत की ही एक अलामत है, ये मैसेज है कि ये हमने किए हैं, ये जो आप लोगों को गालियां देते हैं, सनम जावेद की ये चीज़ें मौजूद हैं, रिकॉर्ड पे हैं जी। मैं बिल्कुल रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ, मैं मुराद सईद की बात नहीं कर रहा। मुराद सईद भी एक बड़े पुरजोश नौजवान हैं, और पुरजोश अंदाज में उन्होंने केस लड़ा है, और अभी तक पोस्ट जो है और जिनके ऊपर केसेस हैं उनके अलावा कोई और नहीं थे पीटीआई। ये देखें ना, यही मैसेज है। अब जुल्फी बुखारी यहाँ है नहीं, वो बाहर हैं। वो एक इसमें और चीज भी है, एक तो ये बन रहा है ना जी कि वो रूपोश भी हैं, वो 9 मई में भी मुलविस हैं जी, और गिरफ्तार भी हैं। इसके अलावा ये जो टिकट खास तौर पे सेनेट में कुछ लोगों को दिया है जो गैर सियासी से लोग जी,
वो सनम जावेद कोई सियासतदान नहीं है, वो सियासत तो नहीं करती आ रही थी, वो तो एक इनके पीटीआई के सोशल मीडिया में काम कर रही थी, एक टिकटॉकर कह लें, एक यूट्यूबर कह लें, और फिर वो जो है थोड़ी सी लाइमलाइट में आ गई, जो मज़ाहमती सियासत में आ गए कई सारे लोग और गैर सियासी शख्सियात। हाँ जी। जुल्फी बुखारी भी उनमें ही है। जुल्फी बुखारी भी जो है ना वो कोई सियासतदान नहीं है, वो अच्छे लॉबिस्ट हो सकते हैं, लॉबी अच्छी कर लेते हैं, वो अच्छे तो जो है ना। सनम जावेद को दे रहे हैं तो मरियम इकराम में क्या खराबी है? हाँ, तो फिर उस पे क्यों एतराज नहीं? उनको तो मरियम इकराम को दिया हुआ है ना, वो तो उसकी है ना अभी, तो मतलब कोई उनके आपस में थोड़ा सा इख्तिलाफ था और मेरा ख्याल है दूर हो गया है। तो वहां से एक चेहरा अगर वो नया लाए हैं तो उसमें तो पीटीआई जो है ना वो उनकी पुरानी बेचारी की जो वीडियो, ज़ाहिर है वो यूट्यूबर है, टिकटॉकर है, तो वो उसमें चीजें चल रही होती, ट्रेंडिंग में कर लेते हैं लोग, तो वो उन पे बड़ा एतराज कर रहे थे। तो सनम जावेद तो बड़ा अच्छा फिर इंतखाब है इस हवाले से, क्या तो नहीं है ऐसे। इसमें नजरिया खान साहब का ये जो है और जो दिया जा रहा है वो ये है कि जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं इसके लिए, अब मुझे ये बताएं कुर्बानियां किस चीज का नाम है? हाँ। कुर्बानी को कौम के लिए दी है, को मुल्क के लिए कुर्बानी है, या खान साहब के लिए? और खान साहब का एक जो बयानिया है उस बयानिए के लिए जो हक सच हर चीज को साइड पर रख के बस उसमें यही फार्मूला ना, वहां मेरिट भी है कि जो खान साहब ने कह दिया है वो आमन्ना सदकना, वो जो भी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी जनाब मौलाना फजलुर रहमान को डीजल कहना है, वो डीजल डीजल हो जाएगी हर तरफ। वो कह रहे हैं मौलाना को मौलाना नहीं कहना, तो मौलाना कोई भी नहीं लिखेगा और पढ़ेगा। और फिर वो जब कहेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलना है तो मिलने भी चले जाएंगे सारे और दुआ भी करेंगे, उससे पहले याद ही नहीं आया उनके दुआ करने की। ये फार्मूला, ये मेरिट नहीं है कोई भी, किसी भी पार्टी में हो। इधर नवाज शरीफ अगर इस तरह करें तो भी काबिल मजम्मत है, आसिफ जरदारी या बिलावल की जो अंधी तकलीद करें वो भी काबिल मजम्मत है। इमरान खान तो अपनी पार्टी के सेटअप से खुश नजर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने इनके नाम दिए। तो आपको क्या लग रहा है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो भी अपने सेटअप से खुश हैं? नवाज शरीफ के जो चेहरे के तासुरात हैं वो तो नहीं बता रहे कि वो खुश हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, कोई बड़ी देर से ये एक ना बात सुन रहे हैं, नून में से शीन निकल रही है, कोई नहीं निकली। मैं ये समझता हूं कि वैसे वो किसी भी तरह के इतने अरसे बाद आए, इतने अरसे बाद असेंबली में, इंसान के कोई भी जज्बात हो सकते हैं, उनके तासुरात खुश नहीं नजर आ रहे थे, जो बज़ाहिर अपेरेंटली जो थे ना जी, उनको देख के वो नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन उनके भाई या बेटी वो उनके बिल्कुल कहने के मुताबिक हैं, जो वो कहेंगे उससे वो जरा इधर उधर नहीं होंगे। ये बड़ी कोशिशें भी हो चुकी हैं। तो इस लिहाज से तो मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर कोई ये सेटअप बना होगा। खुश हैं या नहीं खुश, लेकिन ये उनकी मर्जी के मुताबिक बना है, उनकी रजामंदी जरूर है। मर्जी तो उनकी वजीर आजम बनना थी, वो कौम ने मैंडेट ही नहीं दिया तो उन्होंने फिर अपने भाई को बना लिया, ये मर्जी थी। लेकिन रजामंदी उनकी, मरियम को सीएम भी उन्होंने बनाया, शहबाज शरीफ को पीएम भी उन्होंने ही बनाया। अच्छा, सब हम पीटीआई की बात कर रहे हैं तो अभी पीटीआई की ही बात को हम आगे बढ़ा लेते हैं कि पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन। दूसरी तरफ मैं, अगर मुझे 1 मिनट दें जी, सेनेट के उम्मीदवारों में एक तरफ तो ये ठीक है जी कि कुछ उन्होंने जो उनके साथ लोग खड़े रहे, मेरिट ही यही है आजकल रहेगा, कौम मुल्क के लिए तो है नहीं, शायद इधर हर तरफ भी यही है। दूसरी तरफ जुल्फी बुखारी, हामिद खान, आजम स्वाति, और ये इन्वेस्टर हैं, ये लॉबिस्ट हैं, ये इनके लिए काम करते हैं। जैसे जहांगीर तरीन कभी खिदमत करते थे, अलीम खान जिस तरह एटीएम करार पाते थे। अच्छा, यानी 2 तरह की चीज चल रही है, इन्वेस्टर भी साथ साथ हैं, एक एक चेहरा नया भी है, एक एक वो भी चेहरा है जिसको समझा जाता है कि ये चलो इन्होंने कुर्बानी दी है जी पार्टी के लिए। पार्टी तो कोई है ही नहीं इमरान खान के लिए, उनकी ज़ात के लिए, उनके लिए दिन रात हो उन्होंने इमरान खान ही किया, ये कुछ ये भी दे दी। सर सब हर पार्टी में यही है, ठीक है, यहाँ पर नवाज शरीफ है, वहाँ पर इमरान खान है, हर पार्टी में यही है। हाँ, आप ये कह सकते हैं मरियम इकराम का इंतखाब भी इसी वजह से हुआ है।
मैं ये मानता हूँ ये बात कि दूसरी तरफ भी ऐसे ही है। मरियम इकराम का इंतखाब किस लिए किया गया कि वो एक डिजिटल के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे वो जो हैं नून लीग का केस लड़ रही थी वॉलंटली, तो यही मेरिट है ना वहाँ। तो अब ये भी तो प्लस माइनस तो अलग है, वो हमने डिस्कस कर लिया कि चलो नून लीग ने भी कोई नया किसी को मौका दिया, एक नया चेहरा भी आने दिया। हाँ। वैसे तो वरना वो वही मरूसियत उनके अंदर दर आई हुई और वो नहीं निकलती। की भी तो एक जंग है साहब, उस तो पे भी तो लड़ना है, ठीक है बिल्कुल। तो ये भी ये अच्छा फैसला किया है अगर उनको लेके आ रही है। लेकिन मैं आपसे बात करने लगी थी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात भी आ रहे हैं और अकबर एस बाबर ने दोबारा से उनके जो इंतखाबात के नताइज हैं उनको चैलेंज कर दिया है, उसके लिए दोबारा से दरख्वास्त दे दी है। तो पीटीआई के लिए कितना मुश्किल होने लगा है कि वो ज़िमनी इंतखाबात में बतौर जमात हिस्सा ले सकती है? अच्छा, वैसे मुझे नहीं नज़र आ रहा अभी तक कि ज़िमनी इंतखाबात में भी जो है ना पीटीआई बतौर पीटीआई बैट के निशान पे जो है वो इलेक्शन लड़े। अच्छा, इलेक्शन इसीलिए करवाए हैं, हालांकि इलेक्शन खुद पीटीआई के अपने लोग कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन में चले जाना चाहिए था, हम क्यों इलेक्शन तक वेट कर रहे हैं, जनरल इलेक्शन 8 फरवरी के तक क्यों हमने इंतज़ार किया, क्यों जो है ना हमने एक तारीख दे के इलेक्शन कमीशन भी बना के, रऊफ हसन को उसके चीफ ऑर्गेनाइज़र थे, उमर अयूब उसको निगरान थे, तो वो सारा बना के फिर खान साहब ने रोक दिए थे। वो अब पीटीआई को अपनी गलतियां याद आ रही हैं, जिस तरह वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना है गलती करार दे रहे हैं, और इसी तरह ये इलेक्शन का 2 से 3 साल इलेक्शन ना करवाना है गलती करार दे रहे हैं, और अभी भी जो इलेक्शन है वो भी उसी तरह सिलेक्शन करवा के तो वो दे दिए। वो इसको इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा, अभी वो पहले भी नहीं मान रहा था, तो अभी इलेक्शन ही करवा लें झूठा सच्चा। तो आप सारा जो है ना बिला मुकाबला करवा के तो वही कागज एक जमा करवा के आ गए, और वही अकबर एस बाबर मुस्तकिल चैलेंजर वो मुस्तकिल नौयत के हैं जैसे ना हस्बे मामूल वो फिर पहुंच गए। वो सिर्फ उस वक्त सामने आते हैं जब इलेक्शन पहुंच जाते हैं, उससे पहले वो कोई पीटीआई के वो नहीं है कर रहे। हालांकि वैसे उनका एक बैकग्राउंड है, कोर्ट ने उनको पीटीआई का मेंबर तस्वर किया हुआ है या तस्वर कराया गया है, उनको वो निकाल दिया जाता है या वो उनको इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं है। ये सारा जो है ना इलेक्शन कमीशन को जो मौका मिलता है वो पीटीआई का जो अपना पार्टी का जो दस्तूर है, आइन है, ये उसकी रूह के खिलाफ होता है। तो इसका फायदा जो है ना वो इलेक्शन कमीशन उठाता है। तो नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जम होने की बातें हो रही हैं, तो इसमें पीटीआई को कितना फायदा हो सकता है अगर ये दोनों जमातें जम हो जाए? तो बस वो जम हो या ना हो, अगर पीटीआई बतौर पीटीआई नहीं आती सामने और ज़िमनी इलेक्शन में भी नहीं आती, तो फिर तो जनरल इलेक्शन का इंतजार करें ना। वो चाहे आम पेशगोई के मुताबिक, फैसल वाडा साहब के मुताबिक तो 5-6 महीने चलनी है। अब खुद सेनेटर बन रहे हैं, अब पेशगोइयां चेक करें मेरी, फिर आप बात को पे एतराज करेंगी कि ये कल को क्या कह रहे थे, अब सेनेटर बनने जा रहे हैं जी। अब ये चाहेंगे कि 5 महीने बाद हुकूमत खत्म हो जाए, इनका तो मुफाद हो जाए। तो फिर ये क्यों, तो फिर ये बस मैंने एक गुजारिश की थी, रिकॉर्ड पे है कि वाडा साहब कल को ये कहेंगे और सिर्फ पार्टी की तलाश में है। उनको अपना बसेरा करना है, बसेरा की तलाश में ये सारों को रगड़े जा रहे हैं और उनका बसेरा उनको मिल गया। कैसी बात है ये, बात कितनी क्लियर सी बात है। आप बल्कि प्रोड्यूसर साहब को कहते कि ये चला लें ये बात, चूंकि लोगों को हम भी बताएं ना, हम भी कि ये है, तो इसलिए इतना 1-1 घंटा बैठ के कौम का टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, इनकी बातें सुने, इतने बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं, और हाल ये है कि एक टिकट की मार थे। अब वो बेटे भी बन गए, अब वो उनके दुआएं भी बन गए। फैसल वाडा साहब के लिए एमक्यूएम दुआएं कर रही है, रऊफ सिद्दीकी साहब हाथ खड़े करके दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमारे एमक्यूएम में इनको ले आओ, ये अपना क्या नाम है फैसल वाडा साहब जी, और वो बेटा करार दे रहे हैं, और नून लीग भी उनको वोट करेगी। वो वोट नून लीग पे क्या क्या कुछ उन्होंने दशनाम तराजी नहीं की। तो ऐसी क्या क्वालिटीज हैं कि लोग दुआएं मांग रहे हैं कि हमारी पार्टी में आ जाए? बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। हमें अंबानी के वो बेटे की शादी तो पता है, वाडा साहब के हम बेटी की भी शादी को नहीं करते डिस्कस यहाँ पे, और अमीर आदमी हैं, पता है लोगों को उनका। ये पीटीआई में आने से पहले भी और पीटीआई में भी यही मेरिट था इनका, खास तौर पे
और कौन सी उनकी खिदमत है कौम के लिए, मुल्क के लिए। हाँ। और उन्होंने क्या किया है, कराची को कोई रोशनियों का दोबारा शहर बना दिया है, या सिंध को जो है ना वो तालीम याफ्ता बना दिया है। बस इन्वेस्टर हैं, अच्छे इन्वेस्टर हैं, पैसे वाले बंदे हैं, पैसे वाली पार्टी या कोई रिश्तेदारी जो है वो सबसे बड़ा मेरिट है। अभी तो यही साबित हो रहा है। मोहसिन नकवी साहब चूंकि नकवी साहब हैं तो इसलिए उनका ये मेरिट है, और वाडा साहब एक बड़ी पार्टी हैं, काकड़ साहब चूंकि बड़े ताबे फरमा हैं, तो ये मेरिट है जी। तो ये मेरिट है। और पीटीआई का क्या मेरिट है? अब आप ये देखें कि पीटीआई एक जानिब तो खान साहब के केसेस, वो इतना बड़ा चैलेंज है उनके लिए, दूसरी तरफ खान साहब से मिलने के लिए उनको कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, वहाँ पे कोई सहूलत नहीं मिल रही है उनको। और ज़िमनी इंतखाबात भी सर पे हैं, सेनेट के इलेक्शन भी सर पर हैं, और उसके दरमियान में आपके जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसके साथ भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, और फिर आपके आपस के इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। जो भी रहनुमा है वो कुछ बात करता है, कोई कुछ दावे करता है, तो इतनी मिसकंसेप्शन और इतनी मिसकम्युनिकेशन जो है ये पीटीआई के लिए कितना नुकसानदेह है? अच्छा, नुकसानदेह कोई हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि इनमें किसी की ये हिम्मत नहीं है एक ट्रेंड के खिलाफ जाना, एक हवा के खिलाफ जाना, फिजा के खिलाफ जाना। और उनको पता है कि फिर पीटीआई वाले जो ही मामूली सा इख्तिलाफ भी अगर बयान कर दें तो उनके खिलाफ जो तानो तशनी और दशनाम तराजी होती है जी, वो उनको मालूम है, इसलिए यहाँ तक तो कोई नहीं जाने लगा। हाँ। वो चाहे फैसल वाडा अपना मरवत साहब हैं, ठीक है ना, शेर अफजल मरवत साहब हों, वो असद कैसर हों, वो अली अमीन गंडापुर हों, वो बैरिस्टर गोहर हों, उमर अयूब हों, ये सारे अपनी अपनी जगह पर एक ग्रुप है। सही। इनमें से कुछ लोग पहले ही ये चाहते थे कि शिरानी साहब के साथ जो है ना हम जाएंगे अलायंस के लिए, ये उनमें मरवत साहब भी। ब्रेक के बाद मैं आपसे ये जानने की कोशिश करती हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, ब्रेक से पहले आप पीटीआई के इख्तलाफात बता रहे थे, आखिर पीटीआई में सियासी इंतशार क्यों शुरू हो गया है? क्या इमरान खान क्लियर ब्रीफिंग नहीं दे रहे हैं उनको, या उनकी आपस के कोई अंदर ही अंदर गेम चल रही है? खान साहब कभी किसी को भी क्लियर नहीं करते। उन्होंने कभी अपना माफी ज़मीर बुशरा बीबी के सामने भी नहीं रखा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। वो इतने गहरे आदमी भी हैं। ट्रिकी है ना पॉलिटिशियन, तो फिर वो ट्रिक्स जब इस्तेमाल करने होते हैं तो वो क्यों किसी को अपने ट्रिक्स बताएंगे। सारा कुछ ओन भी करते हैं और डिसओन भी करते हैं। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। IMF के सामने के दफ्तर के सामने और वर्ल्ड बैंक के दफ्तर के सामने शहबाज गिल की सरबराही में जो है ना वहाँ पर मुजाहरा हुआ जी। खान साहब ने उसको ऑन किया, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक किया। बाहर जो बैठे हैं बैरिस्टर गोहर, अपने उनके वकील हैं अली जफर और जनाब बाकी, वो इसमें जो है ना आए बाएं शाएं कर रहे हैं जो बाहर हैं। और खान साहब की जो रिपोर्टेडली इतला आ रही है वो ये है कि वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, वो सही किया, चूंकि खत भी लिखा है। कह रहे हैं जो किए वो ठीक है, लेकिन आर्मी के खिलाफ जो नारेबाजी की है उसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। हाँ, उन्होंने उसकी मजम्मत तो नहीं की। जरा हम जो है ना अल्फाज के साथ ही खेलते हैं, सारी जिंदगी हमारा जर्नलिज्म करते गुजर गई है, यही है, ये अल्फाज का हेर फेर है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो उन्होंने नारे लगाए हैं या वो बैनर लिखे हुए थे वो जो है ना आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ, ये जो है ना ये काबिल मजम्मत है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं है। ओ भाई, आपके इल्म में हर अच्छी चीज है जिसका आपको क्रेडिट लेना है, और मैंने यही से तो ये मिसाल दी है, ये सारा उन्हें पता है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद भी खान साहब कहते हैं मैंने नहीं किया। अब लो जी कर लें बात। अच्छा, किसको पकड़े? रिपोर्टेडली मैं आपको बयान कर रहा हूं, उनका तो चूंकि स्टेटमेंट और गुफ्तगू नहीं आ रही सामने। गौहर भी तो यही कहते हैं ना कि हमारे नहीं है वो लोग, वो ओवरसीज हैं जो करते रहे हैं बाहर IMF के। तो मैं यही तो कह रहा हूं, तो खान साहब ऑन कर रहे हैं, वो मानते नहीं है। खान साहब मान रहे हैं, तो ये इससे अंदाजा लगाएं कि क्या सूरत हाल है। खान साहब की शख्सियत, यानी कि यहाँ पे मुकर जाते हैं, वहां पर जाके आप जहाँ मुकरना है। अब जब कोर्ट में पेश होते हैं वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है, मैं अंदर था, 9 मई हो गया, मुझे क्या पता। पूरा 4-5 साल से 3 साल के, खास तौर पे 2 साल से एक पूरा माहौल बना रहे थे। बहरहाल खान साहब भाई इस वाले से उनको समझना मुश्किल काम है। तो ऐसे ही तो पहले वो आदिल राजा और वो मेहदी साहब जो थे, मेहदी हैदर साहब जो हैं,
को भी पहले ऑन करते पहले थे, तो हीरो वो बड़े मानते थे। जबरदस्त, उनकी वीडियो वायरल होती हैं, उनकी व्यूवरशिप इतनी आती है, उनको इतना और अभी जिंदगी में कहते नहीं हैं कि हम कमाया नहीं होगा उनको फौज में रह जानते। के जितना उन्होंने यूट्यूब से कमा लिया है। हाँ, और अब जनाब जब वक्त आया तो उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया। जी। कैसे हो सकता है? मुमकिन ही नहीं है ऐसा, ना ऐसा करें। दुनिया अगर वैसे समझ ही गई है तो आपको भी समझ जाना चाहिए, अब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। खैर यही बात है कि खान साहब जो है ना, वो उनको जिस वक्त, यही तो मसला है कि पता ही नहीं चलता, आज ये स्टेटमेंट दी कल कोई दूसरी स्टेटमेंट दे देते हैं। हाँ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से उनसे मिलके आके तो असद कैसर और इन्होंने जो है ना जेल के बाहर ही जो है ना वो अनाउंस किया है, बैरिस्टर गोहर और ये सारे मिलके, और जो अब कह रहे हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं था। अभी वो कह रहे हैं, शेर अफजल मरवत कह रहे हैं हमारी गलती है। वैसे शेर अफजल मरवत मुझे कभी कभी ना एक मुदब्बर भी लगता है। अच्छा, कैसे? लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, ये अब आप समझ लें, शेर अफजल मरवत की तारीफ है, हकीकत है। वकील है ना, किसी किसी वक्त वो बोलते हुए लगते हैं कि वो वाकई है कि जो है ना तदब्बर है उनमें पाया जाता, और वो ये बात करते हैं। और वो मैंने देखा है, इसलिए मुदब्बर कह रहा हूं कि वो अपनी पार्टी के अंदर रह के वो काम कर रहे हैं जो पार्टी में इसका रिवाज ही नहीं पाया जाता, पार्टी के खिलाफ बात करना। ये शेर अफजल मरवत कर रहे हैं। तो मुझे गो कि इसमें वो खान साहब को नहीं करते, मायार उनका वो है, अभी उस पर पूरा भी उतरते हैं, लेकिन पार्टी की जो ग्रुपिंग है उसको एक्सपोज भी शेर अफजल मरवत कर रहे हैं। पार्टी के अंदर जो फैसले होते हैं और उन पर अमल दरामद नहीं होता, उस पर भी शेर अफजल मरवत ने यहां तक कहा है कि पिछली जो हमारी पीटीआई की हुकूमत थी केपी में, उसमें सबसे ज्यादा करप्शन हुई है। बिल्कुल, ये उन्होंने कहा है। तो मैं इस बात को पसंद करूंगा ना कि ऐसे लोग हर तरफ हों, ये चीजें करें, ये बयान करें, पार्टीज पर भी थ्रेट हो, पार्टीज को लगे कि ये हमारी को बात हो सकती है, और उनमें भी हौसला पैदा होना चाहिए, करना चाहिए उन्हें कि वो बात इस तरह की सुने। गो कि उन्होंने महमूद खान को टारगेट किया है, जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। भाई महमूद खान, उस्मान बुजदार खान साहब की चॉइस थे, खान साहब ने जब तक रखना था वो रहे, उनको कोई नहीं, किसी ने हटाया। वो तो फिर इसका मतलब अब खान साहब पे ही सवाल कर रहे हैं, उनके इंतखाब पे ही सवाल कर रहे हैं। खैर शेर अफजल मरवत जितने भी क्या लें बातूनी हों और जितने भी वो वोकल हों, लेकिन वो कहीं कहीं बात पीटीआई में वाहिद वो मुझे शख्स लगते हैं जो कहीं कहीं ऐसी बात करते हैं जो दिल को लगती है। ऐसे लोग होने चाहिए, हर जगह पे होने चाहिए, हर पार्टी में होने हर चाहिए, पार्टी में होने चाहिए, सिर्फ पीटीआई में नहीं। पीपल्स पार्टी में भी होने चाहिए, एमक्यूएम इनका में तो भी और होने सेटअप चाहिए। है ना, ये तो बेटे बना लेते हैं, ये दुआएं करने लग जाते हैं, ये तो फिर इनका तो और सिस्टम है, ये तो इधर लेकिन उधर होना नहीं तो चाहिए साहब, अगर होना चाहिए। कर रहे हैं लोग, करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। राना सनाउल्लाह एक ऐसी शख्सियत है, ख्वाजा साद रफीक ऐसी शख्सियत है, वो इनके साथ होते हुए वो कह रहे हैं कि पार्टी में जो है ना मौरूसियत है। ख्वाजा साद रफीक को मैं इसलिए पसंद करता हूँ, और राना सनाउल्लाह जो है वो बात करते हैं, नपी तुली बात करते हैं। खैर हैं लोग, एहसन इकबाल हैं, पीटीआई में भी रज़ा रब्बानी है, शरीर रहमान हैं, बड़े लोग हैं, ऐसे हैं, पार्टीज में हैं। पीटीआई में कोई नहीं ऐसे नजर आया। पहले मुझे शेर अफजल मरवत लगा, पता नहीं कल को कहीं पता चले कि खान साहब ने पैगाम दिया कि इनको पार्टी से निकाल साहब दिया। एक और आपको खबर बता दें कि साबिक चीफ जस्टिस जो थे इफ्तिखार चौधरी का बानी पीटीआई पर 20 अरब हट जाने का दावा जो था वो खारिज कर दिया उन्होंने, जो 2013 में इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात पर 2015 में इमरान खान के खिलाफ हित्ते की इज्जत का दावा दायर किया गया था। तो सवाल ये कि मुल्क की अदालती निज़ाम की ये सूरत हाल हो चुकी है कि ऐसे केसेस को भी ख़त्म करने के लिए इतना टाइम लगेगा, 10 साल बाद जाके साहब ये केस खत्म अच्छा, हुआ आप है। तो ये सवाल उठाएं कि जी 10 साल लगे हैं। उसकी वजह तो सबको अब पता चल गई है, जो कोर्ट ने बयान की है वो ये है कि 6 महीने तक हद के इज्जत का दावा दायर किया जाता है। तो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो थे, उन्होंने 6 महीने से ऊपर कुछ दिन गुजरने पे जो है ना ये दावा दायर किया था जी। मगर ये है कि ये आपकी बात दुरुस्त है कि 6 क्योंकि मैंने अगले टॉपिक की साल जो है ना 10 साल जो है ना वो ये इसका तयन करने में लगे हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये 2013 के इलेक्शन में थे चीफ जस्टिस, इसका मतलब क्या है कि ये इमरान खान साहब आदि मुजरिम है कि उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, उनको उस वक्त भी यही करते आए, उनको
काजी फायजी साहब भी बुरे लगते हैं, उनको सिर्फ साकिब निसार और उमर अताब बंदियाल अच्छे लगते हैं, जो उनकी कैंपेन करते हैं, जो उनके हक में फैसले देते हैं, और जो उनको जेल से भी कहते हैं पूरे प्रोटोकॉल, वजीर आजम वाले प्रोटोकॉल के साथ जो है ना मेरे सामने पेश करें। ठीक है, और गुड टू सी यू कहें। पॉइंट आ गया मेरे पास आपका। लेकिन अब आखिरी सवाल और आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो है नजफ हमीद साहब का, कि वो हैं साबिक ISI चीफ के फैज़ हमीद के भाई हैं, वो उनकी गिरफ्तारी हुई है। साहिब साहब इसका बैकग्राउंड बता दें क्योंकि प्रोग्राम का टाइम। अच्छा, वो बैकग्राउंड पहले से ही है, चकवाल से मुंसलिक है ख़ानदान ये, और जब ये ISI चीफ थे तो सारी कह लें ज़िले की सारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो लगती भी इनकी मर्जी से थी और हटाई भी इनकी मर्जी से जाती थी। और ये चूंकि आम उर्फ आम में पटवारी कह लें, वो नून लीग वाले पटवारी ना समझें, ये हकीकी पटवारी थे नजफ हमीद साहब। जाते जाते बहरहाल उनको कोई नायब तहसीलदार का एक ओहदा दे के तो उनको रिटायर किया गया था। उन पर कुछ 5 केसेस हैं और मुख्तलिफ नौयत के हैं, कुछ कहीं से ज़मीन हथियाने के हैं, ज़ाहिर है वो ज़मीनों का तो कारोबार करते हैं, हमारे बड़े बड़े लोगों का फेवरेट तो सारा ये कारोबार है, या उन्होंने अपने फ्रंटमैनों से काम करवाना है, यही तो सबसे बड़ी बदकिस्मती है। तो ये तो डायरेक्ट चुके, एक तो सरकारी मुलाजम थे, रिटायर होते हुए एक ओहदा लेके बहरहाल वो रिटायर हुए। तो एंटी करप्शन में ये वाला केस है जिसमें राजा यासिर, अम्मार यासिर, वो वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर तालीम रहे हैं PTI के दौर में, वो और ये इन पर वो एक करप्शन का एक केस है। दोनों ने कोई मिली भगत से को किया है, टाइम नहीं है उसकी तफसील में जाने का। राजा साहब जो हैं वो तो बाहर खिसक गए हुए हैं, उनको किसने बाहर जो है ना स्लिप किया है ये तो पता नहीं, ये इसका पता लगाना चाहिए। वो पेश नहीं हो रहे कोर्ट में, और पिछली हियरिंग में जज ने कहा था कि उन्हें क्या को पेश हो, नहीं तो मैंने बेल खारिज कर देनी है। वो फिर भी नहीं आया, चूंकि उनके पीछे कोई है तो उनको परवाह कोई नहीं है, वैसे भी बाहर हैं। तो ये जा रहे हैं पेश, तो उन्होंने बेल खारिज कर दी और ये इन्होंने वहां पे मौके पे गिरफ्तार कर लिया। और उनको ये भी एक मतलब पता नहीं कैसे हुआ कि पिंडी से उनको चकवाल जेल में कैसे लाया है, ये पता नहीं। ये कोई इसमें कानूनी को पेचीदगी तो बेशक होगी, हो भी या ना हो, हम इसको पॉलिटिकली भी देखते हैं। वो फैज हमीद के भाई हैं, उन पे केसेस ठीक हैं या गलत हैं, ये इसका भी फैसला अदालत कर लेगी। मसला ये है कि फैज हमीद वैसे कहीं से काबू नहीं आ रहे, तो इस तरीके से तो आए, कोई अपना ग्रज तो निकले। ये एक पॉलिटिकल इसमें पहलू है, कि वो उनको रगड़ा कैसे लगाना है। फैज हमीद तो नहीं कोर्ट के बुलाने पे भी नहीं आते, वो जो कमेटी बनाई है धरना केस फैजाबाद, उसमें भी वो एक छोटा सा जवाब भेज देते हैं, जाते नहीं है। वो ISI चीफ रहे हैं, बता दिए कि किस तो तरह उनको बस अब ये उनके भाई जो है ना वो गिरफ्तार हैं, और अब देखें आगे कौन उनको छुड़ाने आता है और पता चलेगा। तो राजा उनको भी बुलाएं ना, अमार यासिर को भी बुलाएं, इंटरपोल के जरिए लाएं जी, जब केसेस चलेंगे तो फिर बुलाएंगे, उनको भी बुलाएं। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, आपने साहब का तज़किरा सुन लिया है हर टॉपिक के ऊपर। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।